बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ अयाज असलम और मैं हूँ उरूज फातिमा। खेलों की खबरों में मैं आपके साथ दूंगा मोहम्मद अनीस। और आज खेलों की अहम खबरों में आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी बच्चों ने श्रीलंका में कराटे चैंपियनशिप जीतकर कौमी परचम बुलंद कर दिया। और बदलते मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के किस शहर में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। फिल वक्त आपको वापस लिए चलेंगे मेंडेस की जानिब। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान नियाजी गिरफ्तारी से बचने के लिए दंगा और फसाद और इंतशार फैला रहे हैं। इंसाफ की बात करने वाला अदालतों के सामने पेश होने से इनकारी है। मुस्लिम लीग नून की पूरी ताकत को जेलों में बंद करके सौबतें दी गईं। कानूनी तौर पर तयशुदा रकम अदा करके तोशाखाना से तहाइफ लेना कोई गलत काम नहीं है। इमरान नियाजी का जुर्म यह है कि उन्होंने जालसाजी करके तहाइफ बेच दिए। वजीर आजम की जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। वजीर आजम का IT, अद्वियात, तामीरात, तहफ़्फ़ुज़, खुराक और पाकिस्तानी हुनरमंद इंसानी वसाइल के बरामद के शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। शेख मोहम्मद बिन ईसा का मुश्तरका मफाद के तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी की मुलाकात। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर कानून साजी की अहमियत पर बातचीत। मजमूई सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ भी मुलाकात में मौजूद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में इजलास। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की शिरकत। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और जमशुदा अजला के मसाइल पर कमीशन को तफसील से आगाह किया। मुल्क की मौजूदा मजमूई माशी और अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए 30 अप्रैल के इलेक्शन में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की ब्रीफिंग। सेक्रेटरी दफा की फौज की तैनाती पर कमीशन को ब्रीफिंग। सरहदों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मौजूदा हालात की वजह से पाक फौज इलेक्शन ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं। सेक्रेटरी दफा। इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला। PTI कारकुनों का पुलिस पर शदीद पथराव। DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद समेत कैपिटल पुलिस के 5 एहलकार जख्मी। पथराव इमरान खान के घर की छत से किया गया। पथराव के बावजूद पुलिस ने इंतहाई इकदाम उठाने से गुरेज किया। जिसने चोरी नहीं की होती वो अपनी तलाशी भी देता है, अपनी बेटी का हिसाब भी देता है, अपनी 3-3 नस्लों का हिसाब भी देता है, अपनी जमात का भी हिसाब देता है। इमरान खान की गंदी सियासत दफन हो चुकी। ये शख्स मुल्क में इंतशार के लिए लाशें चाहता है। फितना खान ने कोई चोरी नहीं की तो तलाशी से क्यों घबरा रहा है। लीडर वो नहीं होता जो अदालत में पेशी से डर कर छुप जाए। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी किसी मुश्किल में पार्टी कारकुनों को ढाल नहीं बनाया। झूठे मुकदमात में 200 पेशियां भुगती। लाहौर के शहरियों ने PTI की रैली मुस्तरद करके वाज़ेह पैगाम दे दिया। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का शेखुपुरा में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब। इमरान नियाजी मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी पैदा करना चाहता है। गिरफ्तारी के खौफ से भाग रहा है। मुल्क के मौजूदा हालात PTI दौर की नाकिस पॉलिसियों का नतीजा है। इमरानी फितने को वोट की ताकत से खत्म करेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। इमरान खान की गली सियासत दफन हो चुकी। साइफर की झूठी कहानी, लॉन्ग मार्च और अदलिया तहरीक खत्म होने के बाद इस शख्स के पास बेचने को कुछ नहीं। खैरात के पैसे और टहरियान से मुतालिक जवाब मांगने पर बीमार और बुजुर्ग बन जाता है। वजीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब। IMF मुआहदे पर अमल दरामद समेत आलमी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरज़्म है। हुकूमत बजट और करंट अकाउंट खसारे में कमी और महसूलात में इजाफे के लिए इक़दाम कर रही है। तवानाई समेत दूसरे शोबों में इस्लाहात की गई हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की कैनेडियन हाई कमिश्नर से गुफ्तगू।
हुकूमत अवाम को महंगाई और सख्त इक़दामात से बचाना चाहती है। IMF के साथ इमरान न्याजी के मुआहदे ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। मुआहिदों की पासदारी हमारी मजबूरी है। अब वक्त है कि इमरान खान अदालतों को जवाब दें। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। माहौलियाती तब्दीलियां इंसानी जिंदगी के लिए बड़ा खतरा। कई खित्ते ग्लेशियर्स पिघलने और हीट वेव से मुतासर हो रहे हैं। कोई मुल्क कुदरती आफात का नुकसान महज अपने बलबूते पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वफाकी वजीर शेरी रहमान। मुल्क की खातिर किसी भी शख्स या सियासी जमात से मिलने को तैयार हूँ। पुख्ता यकीन है कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। बेहतर और मौसर मालियाती इंतजाम मुल्क को दरपेश माशी मुश्किलात पर काबू पाने में मदद दे सकता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। आर्मी चीफ का जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर अगले मोर्चों का दौरा। जवानों से मुलाकात, बुलंद अज़्म और हौसले की तारीफ। वाना में फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। फॉर्मेशन के ऑपरेशनल, तरबियती और सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग। दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। मकबूजा कश्मीर में बदनामी ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे के छापे। NIA के हुर्रियत पसंदों के घरों और दफातर की तलाशी। मकीनों को हिरासत किया गया। मोबाइल फोन, घरों के कागजात और एराजी की दस्तावेजात जब्त कर ली। मोदी के भारत में हिंदू जनूनियत और अदम बर्दाश्त के इंतहा। मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों पर अरसा हयात तंग। आज़ान की आवाज़ भी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। बीजेपी रहनुमा का सुप्रीम कोर्ट के जरिए आज़ान बंद कराने का ऐलान। उत्तराखंड में एक ही रात में 26 मज़ार और दरगाहें मिस्मार। अफ्रीकी मुल्कों मलावी और मोज़म्बिक में शदीद बारिश और सैलाब। 190 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। सैकड़ों मकानात सैलाब में बह गए। ज्यादा अमवात मिट्टी के दौदे गिरने से हुई। हलाकतों में इजाफे का खदशा। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी। मुतअद्दिद गाड़ियां पानी में बह गईं। सहराई और पहाड़ी इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल। ताइफ में खौफनाक हवा के बगुले ने गाड़ियों और फसलों समेत हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में 16 मार्च से बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, यालाबारी और बर्फबारी का इम्कान। दर्जा हरारत में 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड कमी का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग 8 के प्लेऑफ मरहले का कल से लाहौर में आगाज। क्वालिफायर में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबल। मैच शाम 7 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और श्रीलंका में इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप। पाकिस्तानी बच्चों ने कौमी परचम सर बुलंद कर दिया। अंडर 14 टीम ने टाइटल के साथ 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इवेंट में जर्मनी, जापान और भारत से मुख्तलिफ मुल्कों की शिरकत। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करें कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है इमरान खान इंसाफ की बात करते हैं मगर वो अदालतों के सामने पेश होने से इनकारी हैं। इमरान न्याजी गिरफ्तारी से बचने के लिए दंगा और फसाद और इंतशार फैला रहे हैं। जियो न्यूज के साथ इंटरव्यू में वजीर आजम ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत को जेलों में बंद करके सऊबतें दी गईं मगर उन्होंने तमाम अदालतों का सामना किया और सुरखरू हुए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि वो अदलिया को डिफाई किया और बीमारी का, बुजुर्गी का, लाचारी का ना जाने क्या क्या उन्होंने सहारे ढूंढे और अदलिया के ख़िलाफ़ किस तरह की इंतहाई मज़मूम गुफ्तगू की और हर जगह उनको रिलीफ मिलता रहा।
बस यही एक बात है जिससे कि आप एक तकाबली जायज़ा कर सकते हैं कि जब हम ऑपोजिशन में थे, राना सनाउल्लाह को जो एक जाली केस में गिरफ्तार किया था, एक व्हाट्सएप के ज़रिए जज को हटा दिया गया। मियां नवाज शरीफ उस दिन जेल में थे, मैं भी उनको मिलने गया हुआ था कोट लखपत जेल, और मरीम नवाज शरीफ वो भी वहाँ मौजूद थी, अपने वालिद को मिलने आई थी। उनको वहाँ उन्होंने नायब ने इमरान खान की हुक्म पर गिरफ्तार करने की, उन्होंने मुझे बताया जी हमें हुक्म है कि यहीं से गिरफ्तार। मैंने कहा इनको घर जाने दे, घर जाके आप उनको गिरफ्तार करने, यहाँ वालिद को मिलने आई। और इसी तरीके से किस तरह आसिफ जरदारी साहब की बहन को चांद रात गिरफ्तार किया गया। इंतखाबात के हवाले से इस सवाल पर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने बतौर सदर और नवाज शरीफ ने कायद के तौर पर पार्टी को मुल्क भर में इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारी की हिदायत कर दी है। हमने अपने ताई पूरी तरह हमने ये ऐलान कर रखा है। आज भी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, हमारी टिकट्स के लिए हमारी अपना दफातर खुले हैं, लोग जाके अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास अपने कागजात दाखिल करवा रहे हैं। हमने बाकायदा एप्लीकेशन मांगी हैं और वो फैसला बोर्ड करेगा मियां नवाज शरीफ साहब की अपना मशावरत में, उनकी सबराई में, और हम जो टिकट्स का बाकायदा हम उसकी जल्द चंद दिनों में उसको हम अलॉट कर देंगे। लेकिन इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। बतौर एक सियासी पार्टी के सरबराह के मैंने मियां नवाज शरीफ साहब की मशावरत के बाद अहकामात। तोशाखाना से कीमती तहाइफ लेने के हवाले से इस सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि कानूनी तौर पर तयशुदा रकम अदा करके तोशाखाने से तहाइफ लेना कोई गलत काम नहीं है। इमरान न्याजी का जुर्म ये है कि उन्होंने जालसाजी करके तहाइफ बेच दिए। इमरान खान साहब ने वो तोहफा लेके बाजार में बेच दिया, एक, और फिर झूठ बोला, दो, और फिर तीसरा एक क्रिमिनल एक्ट किया कि जाली रसीद ले ली। जाली रसीद इस तरह कि यहाँ पर इस्लामाबाद में कोई गैर मारूफ कोई दुकान थी, वहाँ से 5 करोड़ रुपए की रसीद ली, वो हाथ से लिखी हुई, वो जाली थी। असल में वो घड़ी उन्होंने दुबई में बेची, और यानी एक बेचने का अमल गलत और उस ऊपर उन्होंने जालसाजी की। ये है इमरान खान का जुर्म। बाकी जो अब उन्होंने तोहफे लिए, अगर उन्होंने ना बेचे होते तो वो जुर्म नहीं था, क्योंकि आप जो मुरवजा कानून था उसके मुताबिक आप वो तोशाखाना की लगाई हुई जो कीमत वो अदा करते, आप उसके मालिक बन सकते थे। बहरीन की नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्हें IT, अद्वियात, तामीरात, तहफ़्फ़ुज़ खुराक और पाकिस्तानी हुनरमंद और नीम हुनरमंद इंसानी वसाइल की बरामद में बाहमी ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा ने दोनों ममालिक के दरमियान गहरे दो तरफ़ा ताल्लुकात को सराहते हुए उन्हें मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर कानून साजी की अहमियत पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार और वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के 3 अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में हुए। पहले इजलास में चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने सूबाई असम्बली के इलेक्शन, अमन अमान के सूरत हाल और इंतखाबात के पुरअमन इनकाद, सिक्योरिटी खदशात, माशी मसाइल और दीगर मुश्किलात पर ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने वाज़े अल्फाज में कहा कि मुल्क की मौजूदा मजमूई माशी और अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए 30 अप्रैल के इलेक्शन में फूल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जा सकती। दूसरे इजलास में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने शिरकत की। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की अमन व अमान की सूरत हाल और जमशुदा अजला के मसाइल पर कमीशन को तफसीली आगाह किया। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर से दरख्वास्त की कि आज की हतमी मशावरत की रोशनी में इलेक्शन कमीशन को अपने फैसले से आगाह करें।
तीसरे इजलास में सेक्रेटरी दिफा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मा खान और दीगर हुकाम ने मौजूदा हालात, सरहदों और अंदरून मुल्क फ़ौज की तैनाती पर कमीशन को मुकम्मल ब्रीफ किया। उन्होंने मुल्क की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि फ़ौज अपने बुनियादी फ़राइज़ मनसबी को अहमियत देती है, जिसमें सरहदों और मुल्क की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने बताया कि मौजूदा मुल्की हालात की वजह से पाक फ़ौज इलेक्शन ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं है। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क लाहौर जाने वाली पुलिस टीम पर पीटीआई मुजाहिरीन ने शदीद पथराव किया। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के मुताबिक पथराव के बायस डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद समेत इस्लामाबाद पुलिस के 5 अहलकार जख्मी हो गए। पथराव इमरान खान के घर की छत से किया गया। तर्जुमान ने कहा कि पथराव के बावजूद पुलिस ने इंतहाई इक़दाम उठाने से गुरेज किया। डीआईजी ऑपरेशंस की जगह एसपी राना हुसैन ताहिर ने चार्ज संभाल लिया है। एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर शोएब अशरफ और एसपी सरफराज वर्क भी मौके पर मौजूद हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सर्विसेज अस्पताल में पीटीआई कारकुनों के पथराव से जख्मी डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद शहजाद बुखारी और दीगर पुलिस अहलकारों की अयादत की। वज़ीर आला ने डीआईजी और दीगर पुलिस अहलकारों की खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने इलाज मुआवजे के लिए हस्पताल इंतजामिया को ज़रूरी हिदायत दी। वज़ीर आला ने डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद शहजाद बुखारी और पुलिस अहलकारों की फर्शनासी को सराहा और कहा कि पुलिस फोर्स पर पथराव करने वाले अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क लाहौर जाने वाली पुलिस टीम पर पीटीआई मुजाहिरीन की जानिब से शदीद पथराव किया गया और इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। सुफियान, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पे हैं और क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जमान पार्क के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ आज दोपहर को अदालती हुक्म पर वारंट गिरफ्तारी लिए इस्लामाबाद पुलिस के डीआईजी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाइश गाह पहुंचे तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने शदीद मज़ाहमत की, जिसके नतीजे में डीआईजी पुलिस इस्लामाबाद समेत कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिसके बाद पुलिस की जानिब से पेशकदमी की गई, लेकिन पथराव और डंडा बरदार तहरीक इंसाफ के कारकुनान पुलिस पे बार बार हमला करते रहे, जिसके वजह से पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए और पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हाथों में डंडे उठाए हुए हैं और पत्थर उठाए हुए हैं और चारों तरफ से जमान पार्क को घेर कर उन्होंने पुलिस पर हमला आवर हुए हैं। ये सूरत हाल तकरीबन 6 घंटे से जारी है, जबकि जो तहरीक इंसाफ और जमान पार्क का जो इलाका है वो बिल्कुल मैदान जंग बना हुआ है। यहाँ पुलिस का जो कार्य सरकार है उसमें शदीद मज़ामत का उन्हें सामना है। ताहाल सूरत हाल अब भी बहुत कशीदा है और जमान पार्क को जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से पुलिस पर शदीद पथराव भी जारी है। कारकुनान जत्थे की सूरत में बार बार इकट्ठे होकर पुलिस पर हमलावर हो जाते हैं। इसके बावजूद पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कुछ इतलात इस तरह की वसूल हुई हैं कि उन वाटर कैनन के ऊपर भी पेट्रोल बम से भी हमला किया गया है। सूरत हाल अब भी कशीदा है। मोहम्मद सुफियान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान की गंदी सियासत दफन हो चुकी है। ये शख्स मुल्क में इंतशार के लिए लाशें चाहता है। फैजपुर जिला शेखपुरा में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि फितना खान ने अगर कोई चोरी नहीं की तो तलाशी से क्यों घबरा रहा है। तफसील जानते हैं मोहम्मद नवीद हजर से। जीवे मरियम नवाज आई कौम दी बेटी, जीवे मरियम नवाज आई कौम तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज आई कौम दी बेटी, जीवे मरियम नवाज जीवे मरियम नवाज जीवे मरियम नवाज आई कौम दी बेटी, जीवे मरियम नवाज। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा कि हालात से घबरा कर बुज़दिलों की तरह छुप जाने वाले को लीडर नहीं कहते। इमरान खान ने अगर चोरी नहीं की तो गिरफ्तारी और तलाशी से भाग क्यों रहा है। जिसने चोरी नहीं की होती वो अपनी तलाशी भी देता है, अपनी बेटी का हिसाब भी देता है, अपनी 3 नस्लों का हिसाब भी देता है, अपनी जमात का भी हिसाब देता है। क्यों नवाज शरीफ ने अपनी बेटी, जिसको उसने फूलों की तरह रखा था, उसको अपने सामने गिरफ्तार होने की अजियत नवाज शरीफ ने क्यों बर्दाश्त की?
क्योंकि नवाज शरीफ ने चोरी नहीं की थी। कौन कहता था चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? अब मरियम नवाज शरीफ पूछती है चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? मैंने कभी किसी सियासी लीडर को गिरफ्तारी के डर से छुपते हुए नहीं देखा। मरियम नवाज ने कहा कि कौमों की जिंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं, मुश्किल हालात का डटकर मुकाबला करने वाले ही लीडर होते हैं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने 200 पेशियां भुगती, जेलें और जिला वतनी काटी, कभी किसी मुश्किल में पार्टी कारकुनों को ढाल नहीं बनाया। जब मुशर्रफ के चेले उसको ये कहने आए इस पर दस्तखत कर दो कि मैं असेंबली तोड़ता हूँ और वजारत उज़्मा से निकलता हूँ, क्यों नवाज शरीफ ने कहा कि ओवर माय डेड बॉडी? क्यों उसने कहा गुलाम साक को कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, ये जानते हुए कि बदतरीन इंतकाम हो रहा है? लंदन से अपनी बेटी का हाथ पकड़कर शेरों की तरह गिरफ्तारी देने आया, क्यों? मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर ने कहा कि जिले शाह शहीद के वालदैन लाशों की सियासत करने वालों को दुहाइयां दे रहे हैं। ये शख्स अपनी सियासत के लिए और कितनी माओं की गोदें उजाड़ेगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान वो आदमी है जो मरहूमीन के लवाहिकीन को ताज़ियत के लिए भी अपने घर बुलाता है। जिले शाह को कभी मिला नहीं, उसको कभी पूछा नहीं, और जैसे ही पता चला कि जिले शाह की मौत, शहादत एक हादसे में हो गई तो फटाफट गिद्धों की तरह उसकी लाश के ऊपर टूट पड़ा। उसका बेटा शहीद हो गया, उसकी मैयत हॉस्पिटल में पड़ी थी और उसके बाप को बुलाकर 2.5 घंटे इंतजार कराया और बादशाह सलामत ने कहा मेरे महल में आओ, मेरे दरबार में आओ, मैंने तुमसे अफसोस करना है। और यकीन करो मेरा दिल उस वक्त खून के आंसू रोया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान नियाजी मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी पैदा करना चाहता है। अवाम ने इसे वोट की ताकत से खत्म ना किया तो वो मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर सकता है। विफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने कहा कि शेखपुरा ने हमेशा मोहम्मद नवाज शरीफ की आवाज पर लब्बैक कहा है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए खिदमात की एक तारीख है। उन्होंने मुल्क से अंधेरों और दहशत गर्दी का खात्मा किया। मोहम्मद हमीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान की गलीज़ सियासत अब दफन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि साइफर की झूठी कहानी और लॉन्ग मार्च के बाद इस शख्स के पास बेचने को कुछ नहीं है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 4 साल मुल्क में माशी तबाही फैलाने वाले नाअहल शख्स को सादिक व अमीन बना दिया गया। इमरान मनसब की रिपोर्ट। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि साइफर के नाम पर असम्बलियां तोड़कर आइन चिकनी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि आइन चिकनी हुई। अदालत बुलाती है तो अदालत को गाली देता है, उस पर हमला आवर होता है, कहता है नहीं आऊँगा। जब अस्तस्ना मिल जाता है तो खामोशी इख्तियार कर लेता है। आजकल तो वारंट इशू हो गया है और मुअत्तल भी हो गया है। तहरीक के लिए तैयार है, अदालत के लिए माजूर है, बीमार है, बुजुर्ग है, वो बीमारी है जिसका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार अल मारूफ बाबर रहमते किस हैसियत से इमरान खान से मिलते रहे। उनके एतराफ से साबित हो गया कि नायब नियाजी गठजोड़ में साकिब निसार मुलव्विस थे। आपने उस शख्स को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया और आज कहते हैं मैंने पूरा डिक्लेयर नहीं किया था, क्योंकि ये इतना बड़ा झूठा शख्स है जिसको सादिक और अमीन सर्टिफिकेट देने वाला शख्स कह रहा है कि मैंने इसको पूरा डिक्लेयर नहीं किया था। ये वालिद भी आधा है, ये सादिक और अमीन भी आधा है। क्यों इलेक्शन कैंपेन चलाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? इन्हीं मुलाकातों की वजह से चलाई थी। और कहते हो कि दूसरों के बच्चे बेअदब हैं। दूसरों के बच्चे बेअदब नहीं, तुमने, तुम्हारे फैसलों ने, तुम्हारी तज़हीक आज तुम्हारे तज़हीक आमेज फैसलों की वजह से हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अपने वालिद की इज्जत का बाइस मरियम नवाज बहादुरी के साथ मैदान में मौजूद हैं, जो मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को बेनकाब कर रही हैं। मरियम नवाज शरीफ के वालिद का भी अल्हम्दुलिल्लाह पता है और बहादुरी के साथ मौजूद है मैदान के अंदर। तुम्हारी तरह एंकरों को बुला के इंटरव्यू नहीं दे रही। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूबों को रमजान में गरीब आवाम के लिए मुफ्त आटा फराहम करने की हिदायत कर दी है। मामले पर मॉनिटरिंग कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। रमज़ान पैकेज है, उसका जो आगाज़ पंजाब से किया है, जिसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने रमज़ान में मुफ्त आटा गरीब लोगों को फराहम करने का यूटिलिटी स्टोर से शुरुआत की है। और इसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम सूबों को ये हदायत जारी की है कि वो इसी तर्ज के ऊपर मुफ्त आटे की फरहमी का रमज़ान के दौरान बंदोबस्त करें और उसके पूरे जो बजट है उसकी भी तफसीलात के साथ
اور غریب لوگوں تک فراہمی یقینی بنائیں. اس کا پورا سسٹم میکنزم جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے امپلیمنٹ ہو. وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ آج پاکستان میں مہنگائی گزشتہ 4 سالہ دور حکومت کا نتیجہ ہے. دہشت گردی ہو یا لوڈ شیڈنگ، تاریخ شاہد ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ملک کو بحرانوں سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کیا. عمران مصطفی خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں صوبہ پنجاب کے انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند پارٹی امیدوار اپنی درخواستیں 18 مارچ تک مرکزی سیکریٹریٹ لاہور میں جمع کرواتے ہیں. اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 18 مارچ ہے. پارٹی کے فیصلے کے مطابق امیدواروں کو پھر مطلع کیا جاتا ہے کہ جلد از جلد درخواستیں جمع کرا دیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ شفاف انتخابات یقینی بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا. اسلام آباد میں انتخابی شفافیت اور انتظام کے حوالے سے ڈائیلاگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ ہمیں قوانین بدلنے سے پہلے اپنے رویے بدلنے ہوں گے. یاسر حسین کی رپورٹ. اسلام آباد میں کولیشن فار الیکشنز اینڈ ڈیموکریسی کے زیر اہتمام پاکستان میں انتخابی شفافیت اور انتظام کے حوالے سے سٹیک ہولڈرز ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ جب تک ہم ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت نہیں دیں گے آگے نہیں بڑھ سکتے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ماضی میں ایک ساتھ انتخابات نہ کرانے کے نقصانات سے سبق حاصل کرنا ہوگا. اگر ہر کسی نے یہ سمجھنا ہے کہ الیکشن کمیشن وہ ہو جو مجھے فیسیلیٹیٹ کرے اور میں جیتوں، اور مجھے ہی یہ حق ہے کہ پاکستان کے عوام کو مجھے منتخب کر کے حکومت سونپنی چاہیے، اگر اس سوچ کے ساتھ بیٹھے گے تو یہ ساری ایکسرسائز جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہے. پاکستان میں ٹرانسپیرنٹ، غیر جانبدار اور منصفانہ الیکشنز اسی صورت ممکن ہیں کہ اگر تمام انتخابات آئین کے آرٹیکل 218 آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت اکٹھے ہوں اور اس سکیم کے انڈر ہوں جو سکیم قانون ساز نے اس وقت متعارف کروائی اور جس میں 0 ڈیسنٹ تھا. ڈائیلاگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے رہنما پیپلز پارٹی تاج حیدر، MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال، احمد بلال محبوب اور دوسرے مقررین نے کہا کہ ہمارے آئین میں انتخابات کے حوالے سے جو شیڈول دیا گیا ہے اس پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں قومی بحران سے بچنے کے لیے اتفاق رائے پیدا کر کے الیکشنز میں جانا ہوگا. یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے کینیڈا کی ہائی کمشنر لیسلی سکنلون نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے. ملاقات میں عالمی اقتصادی صورتحال، پاکستان کی معاشی پالیسیوں اور پروگرامز پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں تجارت و سرمایہ کاری اور 2 طرفہ تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر غور کیا گیا. وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت نے بجٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے اور محصولات میں اضافے کے لیے اقدامات کیے ہیں. اس کے ساتھ توانائی سمیت دوسرے شعبوں میں اصلاحات بھی کی ہیں. وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت IMF پروگرام کو مکمل کرنے اور تمام بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت عام آدمی کو ضروری ادویات کی کم قیمت پر فراہمی یقینی بنا رہی ہے. وزیر اعظم کی جانب سے فارماسیوٹیکل صنعت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت درپیش معاشی چیلنجز کے باوجود عام آدمی پر بوجھ نہ ڈالنے کے لیے پرعزم ہے. عام آدمی کو سستی قیمتوں پر ضروری ادویات فراہمی ان کا بنیادی حق ہے. وزیر خزانہ نے وفد کو مسائل کے جلد حل کی یقین دہانی کرائی. وزیر خزانہ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ موجودہ ڈھانچے کے اندر فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے خدشات کو دور کرنے کے لیے ضروری اقدامات کریں. چیئرمین فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے LCs کے مسائل حل کرنے اور پیراسیٹامول ادویات کی قیمت مقرر کرنے کے حکومتی فیصلے کو سراہا. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ انہوں نے سیاسی جماعتوں میں مفاہمت کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا اور ملک کی خاطر کسی بھی شخص یا سیاسی جماعت سے ملنے کو تیار ہیں. کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ انہیں پختہ یقین ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. صدر مملکت نے میڈیا پر زور دیا کہ وہ ذمہ دارانہ تجزیے اور آراء پیش کر کے لوگوں کو آگاہی دیں. ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جنوبی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پر اگلے مورچوں کا دورہ کیا. ESPR کے مطابق جنرل سید عاصم منیر نے مورچوں پر تعینات جوانوں سے ملاقات بھی کی. آرمی چیف نے وانا میں فارمیشن ہیڈ کوارٹر کا دورہ بھی کیا جہاں انہوں نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی.
آرمی چیف کو فارمیشن کے آپریشنل، تربیتی اور سیکیورٹی معاملات پر بریف کیا گیا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں ضم شدہ قبائلی اضلاع میں مختلف ترقیاتی کاموں میں جاری پیش رفت سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے فارمیشنز کی انسداد، دہشت گردی کی کاوشوں کو بے حد سراہا۔ انہوں نے کہا کہ نئے ضم ہونے والے اضلاع میں سماجی اور اقتصادی منصوبوں کی بروقت تکمیل انتہائی اہم ہے۔ اس حوالے سے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے سازگار ماحول فراہم کرنا قابل تعریف ہے۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ شہداء کی قربانیوں سے حاصل کی گئی کامیابیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اور پاکستان میں مکمل امن واپس آئے گا۔ آرمی چیف نے مختلف ریاستی اداروں میں تعاون کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے عوام کی حمایت نہایت ضروری ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی سمیت مختلف اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایئر چیف مارشل نے معزز مہمان کو بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ مذہبی اور تاریخی تعلقات ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ ملاقات میں فریقین نے دونوں ممالک میں عسکری تعاون، اسٹریٹجک اتحاد اور تربیتی شعبے میں پہلے سے موجود دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقات ادارے NIA نے بھارتی فوج، پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر سری نگر سمیت وادی کشمیر میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق NIA کے اہلکاروں نے سری نگر، پلوامہ، شوپیاں، کلگام اور اسلام آباد کے اضلاع میں چھاپے مارے اور حریت پسندوں کے گھروں اور دفاتر کی تلاشی لی۔ وادی کے مختلف علاقوں میں جن گھروں پر چھاپے مارے گئے ان میں جنید احمد، ذیشان الطاف، الطاف احمد وگے، فاروق احمد ڈار، اشرف احمد شیخ، عبید احمد، غلام محمد بٹ اور عبد الکبیر ڈار شامل ہیں۔ بھارتی پولیس نے ضلع بارہمولہ کے قصبے سوپور میں ایک بے گناہ نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ وادی کشمیر میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کی تصاویر اور کشمیر کے بارے میں ان کے بیانات والے پوسٹر چسپاں کیے گئے جن میں حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے والے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے پر ان کی تعریف کی گئی۔ سری نگر اور دیگر علاقوں میں کئی مقامات پر آرمی چیف کے بیان پر مشتمل پوسٹرز دکھائے گئے جس میں دنیا نے انصاف کو یقینی بنانے اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق کشمیری عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے پر زور دیا گیا۔ ادھر الجزیرہ ٹی وی کی ایک رپورٹ میں 2019 میں جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے وقت فسطائی مودی حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے جواز کو مسترد کر دیا گیا کہ اس اقدام سے متنازع علاقے میں بھارتی تسلط کے خلاف لوگوں کی مزاحمت ختم ہو جائے گی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام کے 3 سال بعد انتہا پسند بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت اب آزادی کے جدوجہد کو دبانے کے لیے مقبوضہ علاقے میں ایک سویلین ملیشیا کو بحال کر رہی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ 1990 کی دہائی میں دہشت گرد ملیشیا کشمیریوں کے قتل اور عصمت دری سمیت کئی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہی ہے۔ نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار بھارت میں اقلیتوں سے مذہبی آزادی بھی چھینی جا رہی ہے۔ مودی حکومت میں انتہا پسند ہندوؤں کے لیے آزان بھی برداشت نہیں۔ بی جے پی کے انتہا پسند رہنما بھارت کے طول و عرض میں لاؤڈ سپیکر پر مساجد میں اذان کی پابندی کے لیے سرگرم ہو گئے۔ دوسری جانب اتراکھنڈ میں ایک ہی رات میں 26 مزارات اور درگاہوں کو مسمار کر دیا گیا۔ تفصیل جانتے ہیں عبداللہ شاد سے۔ ہندو انتہا پسندی کی آگ میں جھلستے بھارت میں اب اذان بھی قابل قبول نہیں۔ کرناٹک کے بی جے پی رہنما ایشور اپا نے اذان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا کہ اذان کی آواز سے میرے سر میں درد ہوتا ہے۔ بی جے پی رہنما نے کہا کہ وہ جلد ہی سپریم کورٹ کے ذریعے اذان کا خاتمہ کر دیں گے کیونکہ یہ اذان نہیں بلکہ چیخنے چلانے کی آوازیں ہیں۔ دوسری جانب اتراکھنڈ میں بی جے پی حکومت نے ایک ہی رات میں 26 مزاروں اور درگاہوں کو مسمار کر دیا۔ محض یہی نہیں، اتراکھنڈ کی سرکار نے مزید 1400 مساجد اور مزاروں کو تجاوزات مہم کے نام پر مسمار کرنے کی مہم شروع کر دی ہے۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ سینٹ آف پاکستان کے 50 سال مکمل ہونے پر 3 روزہ گولڈن جوبلی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سجرانی نے تقریبات کا باقاعدہ افتتاح کیا، جس کی تفصیل بتا رہے ہیں محمد مظہر عباس۔
گولڈن جوبلی تقریبات کے آغاز کے موقع پر چیئرمین سینٹ نے کہا کہ ایوان بالا وفاق کی علامت ہے اور ملک میں قانون سازی کے حوالے سے سینٹ کا کردار ہمیشہ سے اہم رہا ہے۔ پاکستان کے جمہوری نظام میں آج کا دن اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ چاروں صوبوں کو اور پورے پاکستانی قوم کو سینٹ کی گولڈن جوبلی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کا جو سفر یہاں تک پہنچا ہے اور بالخصوص سینٹ کا، میں ذاتی طور پہ اور اپنے تمام سینیٹرز اور سینٹ کی کارکردگی سے مطمئن ہوں۔ جو ہمارے ذمہ کام لگایا گیا تھا ہم نے وہ کیا ہے، اس کے علاوہ بھی ہم نے اپنے چاروں صوبوں کے مظلوم لوگوں کی اکائیوں کی خدمت کے لیے ہمیشہ آواز سینٹ آف پاکستان نے بلند کی ہے۔ ارکان سینٹ نے کہا کہ سینٹ پاکستان میں آئین و قانون کی پاسداری اور جمہوری روایات کے فروغ کی علامت ہے۔ وہ آئین جو کہ اس پاکستان میں پاکستانی قوم نے یونینیمس تمام لوگوں میں، کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، پورے پاکستان کی تمام اکائیوں نے مشترکہ طور پر اس کو پاس کیا، اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے سینٹ اپنا رول ادا کرتی رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرتی رہے گی۔ خواتین جو فورم ہو، نہ کہ سینٹ ہو، نیشنل اسمبلی ہو، ان کی ایک تو پریزنس زیادہ ہوتی ہے، بلز یہ زیادہ لاتی ہیں، لیجسلیشن لاتی ہیں اور ایکٹیولی رول پلے کرتی ہیں۔ ہاؤس کا کورم جو ہے نا وہ خواتین کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، نہ کوئی بل پاس ہو سکتا ہے۔ ایوان بالا کے 50 سال مکمل ہونے پر چیئرمین سینٹ کی جانب سے تقریبات کے آغاز پر نغمہ بھی جاری کیا گیا۔ صوبوں کی طاقت بن کر آیا، ہر طبقے کا ہے ایوان بالا، یہ سینٹ پاکستان کا، یہ سینٹ پاکستان کا، یہ سینٹ پاکستان کا، یہ سینٹ پاکستان کا۔ محمد صادق سنجرانی نے ایوان بالا کی تاریخ کے حوالے سے تصویری نمائش کا افتتاح بھی کیا۔ نمائش میں 1973 سے 2023 تک کے سفر کی عکاسی کی گئی ہے۔ چیئرمین سینٹ نے یادگاری ڈاک ٹکٹ اور سکے کا بھی اجرا کیا۔ چیئرمین سینٹ کی جانب سے پارلیمنٹ کے لان میں پودا بھی لگایا گیا۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر شہری رحمان کہتی ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلیاں انسانی زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہیں، ان سے پیدا ہونے والے مسائل کو اداروں کے باہمی تعاون سے آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں آفات سے نمٹنے کے لیے فرضی مشقوں کی افتتاح کی تقریب کی تفصیل جانتے ہیں رانا افتخار احمد سے۔ وفاقی وزیر شہری رحمان نے کہا کہ گزشتہ سال شدید بارشوں اور سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر اور بنیادی ڈھانچے کو بری طرح نقصان پہنچا۔ متاثرین کو ریسکیو کرنے اور بحالی کے کاموں میں وفاقی اور صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اداروں نے مل کر کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی انسانی زندگیوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، جس سے ہونے والے نقصانات کو کم کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ It is very, very challenging to even expect a country to reset or go back to high resilience and more, because going back only involves going back to the same place, and the same place is not where we need to be. We need to be in a higher protection, risk management, preparedness and resilient mode. این ڈی ایم اے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک اور دوسرے مقررین نے کہا کہ فرضی مشقوں کا مقصد سیلاب جیسی آفت کی صورت میں اس سے نمٹنے کے لیے مقامی سطح پر استعداد کو بڑھانا ہے۔ تمام ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو یہاں پر ہم نے اکٹھا کیا ہے سو دیٹ کہ وہ اس کے اگینسٹ رسپونڈ کر سکیں۔ ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ فیوچر میں جتنی بھی فلڈز آ جائیں گے اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے اور ارلی رسپانس سسٹم کو ایواکویشن کس طرح سے کیا جائے، ریسکیو کس طرح کیا جائے، اور جو فلڈ کے جو ایفیکٹس ہے اس کو منیمائز کس طرح کیا جائے۔ آؤٹ برسٹ ہو جاتا ہے گلیشیئر وغیرہ، اس صورتحال میں جو ہے نا ہم کیسے لوگوں کو ریسکیو کریں گے، یا اس سے پہلے جو فلڈ آئے ہیں تو اگر پہلے اس کی ایکسرسائزز ہو جائیں تو پھر ہم اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی، این ڈی ایم اے اور ترقیاتی شراکت داروں کے تعاون سے سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 3 روزہ فرضی مشقوں میں وفاق، صوبوں، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے حکومتی نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ فرضی مشقوں کا مقصد آئندہ سیلاب کی صورتحال میں بحالی اور ریسکیو کے کاموں کو بر وقت یقینی بنانا ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنی سیاسی ساکھ کی پرواہ کیے بغیر ملک کی سے سختی معیشت کو سنبھالنے کی ذمہ داری نبھائی۔ یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور میں خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ معاشی بحران سے نکالنے کے لیے ملک کو ایکسپورٹ اکانومی بنانا ہوگا۔ فرحانہ خان کی رپورٹ۔
منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے گزشتہ ادوار میں بھی معاشی استحکام کے لیے عملی کوششیں کیں، لیکن 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث ملک بدترین معاشی بحران سے دوچار ہوا۔ اگر 2018 کی تبدیلی نہ آتی اور تسلسل رہتا پالیسیز میں، اور اگر وہ 30-40 ارب ڈالر کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ جاتی ہے تو آج پاکستان کا شمار دنیا کی تیز ترین ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں ہوتا۔ مستقبل میں ہم پاکستان کو 2047 تک ٹاپ 10 اکانومیز میں لانے کے لیے اپنی کنٹریبیوشن کریں۔ احسن اقبال نے کہا کہ اس وقت درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے یونیورسٹیوں کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے حکومت بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ ویژن 2025 کے تحت ہم نے یو ایس پاکستان نالج کوریڈور کا منصوبہ شروع کیا، جس میں 10,000 پی ایچ ڈی اسکالرشپس 10 سالوں کے لیے امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز میں رکھے گئے ہیں، تاکہ ہمارا بیسٹ اور برائٹسٹ ٹیلنٹ جو ہے وہ وہاں سے جدید ریسرچ لے کر پاکستان آئے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سی پیک منصوبے کے نتیجے میں ملک میں سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی ہوئی اور عالمی برادری میں پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ درپیش معاشی بحران کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف 2 صوبوں میں انتخابات کی بجائے پورے ملک میں بیک وقت آئینی مدت کے مطابق انتخابات کا انعقاد زیادہ بہتر ہوگا۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ معاون خصوصی عطا نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالتی وارنٹ کے باوجود قومی لیڈر ہونے کا دعوے دار عمران خان گرفتاری دینے سے ڈر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریلیوں اور جلسوں کے لیے تو عمران خان ٹھیک ہیں، لیکن عدالتی آرڈر کی تعمیل کی بجائے بیماری کے بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے ریاست کو مفلوج نہیں کیا جا سکتا اور عمران خان کو ہر صورت کورٹ آرڈر کی تعمیل کرنا ہوگی۔ اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں اور جھوٹے کیس بنا کے پابند سلاسل کرنے والا فاشسٹ سابق حکمران عمران خان پچھلے 2 ہفتوں سے گرفتاری سے بچنے کے لیے زمین آسمان ایک کیے ہوئے ہے۔ عمران خان کو مشورہ یہی ہے کہ ان کو چاہیے کہ کورٹ کے آرڈر آئے ہیں، گرفتاری دے دیں اور کورٹ کے سامنے پیش ہو جائیں، جو قانون کے مطابق کارروائی ہے اس کا سامنا کریں۔ کبھی کہہ دینا میں بیمار ہوں، آپ جلسے اور ریلی کے لیے بیمار نہیں ہیں، عدالت میں جانے کے لیے آپ بیمار ہیں۔ میاں صاحب خان صاحب گرفتاری سے کیوں کترا رہے ہیں؟ کے ساتھ گرفتاری دے دینی چاہیے۔ وقار کا تو ان کو مطلب ہی نہیں پتا کیا ہے۔ میاں صاحب جو توشہ خانہ کے بارے میں ابھی جو حکومت کی تمام تفصیلات آئی ہیں وقار ان کے قریب سے نہیں گزرا۔ میاں صاحب آپ نے کہا عمران خان کو گرفتاری دے دینی چاہیے، آپ نے بھی دی تھی، آپ کے ساتھ بھی میاں صاحب یہ بھی تو پوچھنے کی بات ہے۔ کل میرا خیال ہے کہ ضمانت کینسل ہوئی ہے نا، تو عزت تو اسی میں تھی کہ فوری طور پہ خود پیش ہو جاتا جا کے اور کہتا جی مجھے گرفتار کر لیں، لیکن یہ تو بہادر لوگ کرتے ہیں نا، بزدل کی کام نہیں کرتے، وہ تو بزدل ہے۔ بہادر لوگ ہی گرفتاری دیا کرتے ہیں، بزدل لوگ گرفتاری نہیں دے سکے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر توانائی خرم دستگیر خان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے بھارت کی میزبانی میں ہونے والے وزرائے توانائی کے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خرم دستگیر خان نے کہا کہ پاکستان ایس سی اور رکن ممالک کے ساتھ توانائی کے شعبے خصوصاً قابل تجدید توانائی میں قریبی تعاون کا خواہاں ہے۔
वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल से ब्रिटिश हाई कमीशन की डायरेक्टर इंचार्ज डेवलपमेंट जुमा रेड ने मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि देही सतह पर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और अद्वियात की फराहमी बेहतर बनाने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में मवासलात से मुतल्लिक़ा मसाइल के हल और शहराती मनसूबों पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। NHA के हुक्काम ने वफाकी वज़ीर को तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर ने हिदायत दी कि DI खान हकला मोटरवे समेत जनूबी अजला के रोड नेटवर्क को बर वक्त मुकम्मल किया जाए और पहले से मौजूद सड़कों की तामीर और मरम्मत के बाद उन्हें ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सैयद हुसैन तूरी ने प्रेस क्लब कोयटा में पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बलूचिस्तान के अवाम के तरक्की से ही पाकिस्तान की खुशहाली मंसूब है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए कोशां है। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हुनरमंदों को बैरून मुल्क भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि इमरान खान मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के एजेंडे पर काम कर रहा है। स्वाबी में तकरीब से खिताब करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि इमरान खान ने नौजवान तबके को बरगलाने और कौम को गुमराह करने की कोशिश की। इमरान खान ने रियासती इदारों को बदनाम करने की मजमूम मुहिम चलाई। उसकी नाअहल हुकूमत और पॉलिसियों की वजह से मुल्क इस नहज पर पहुंचा। इससे पहले इंजीनियर अमीर मकाम ने सवाबी में 80 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाले 132 kV ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि तोशाखाना से तोहफा लिया जा सकता है, लेकिन उसे फरोख्त कर देना गैर कानूनी है। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जिन्होंने तोहफे लिए उन्होंने कीमत अदा की और उन्हें जाहिर किया, लेकिन इमरान खान ने तोहफों को 2 साल तक असासों में जाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसने मुल्क को इस हाल तक पहुँचाया। मुल्क को जिन लोगों ने बेआबरू किया है वो आबरूमंद नहीं रहेंगे। पाक बहरिया का जहाज PNS नस्र जल्जा जदगान के लिए इमदादी सामान लेकर शाम की बंदरगाह लताकिया पहुंच गया है। 1000 टन पर मुश्तमिल इमदादी सामान में कंबल, खुश्क राशन, दवाएं और गर्म कपड़े शामिल हैं। शाम के बंदरगाह पहुंचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर और शाम के आला हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक दूसरा जहाज PNS मुआविन इमदादी सामान लेकर रवाना हो चुका है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तानी कौम मुसीबत की इस घड़ी में तुर्किया और शाम की आवाम के साथ है। यंग इंजीनियर्स एसोसिएशन का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुल्क भर से यंग इंजीनियर्स एसोसिएशन के मरकजी काबीना ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए एसोसिएशन के चेयरमैन इंजीनियर आरिफ रवान ने कहा कि इंजीनियर्स मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि ऑन जॉब ट्रेनिंग को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यंग इंजीनियर्स एसोसिएशन के अरकान को कवायद के मुताबिक ऑन जॉब ट्रेनिंग की फराहमी यकीनी बनाना होगी। इस्लामाबाद में ग़िज़ाइयत के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें औरतों और बच्चों में विटामिन D और आयरन की कमी के हवाले से आगाह किया गया। मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान में तकरीबन 50% लोग ग़िज़ाई किल्लत और 73% नौजवान ख़वातीन विटामिन D की कमी का शिकार हैं। इस तरह नौज़ायदा बच्चों से लेकर 15 साल की उम्र के 77% बच्चे विटामिन D की कमी का शिकार हैं। मुकर्रीन ने कहा मुल्क में 57% से ज़्यादा बच्चे खून की कमी का शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात ने जुमेरात से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई की है। मगरबी हवाएं 16 मार्च को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है और इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश और याराबारी की भी तवक्को है। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में दिन के दौरान गर्म रहेगा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले मिट्टी की बात करेंगे, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैरपुर, सिब्बी और रोहड़ी में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मुल्तान में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब
चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 32, कराची 33, पेशावर 32 और कोयटा में 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अस्सलामुअलैकुम, खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जिसका प्ले ऑफ मरहला कल से लाहौर में शुरू हो रहा है। क्वालिफायर में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान सामने सामने होंगे। मैच कल शाम 7 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। तफसील बता रहे हैं मोज़मुद्दीन अपनी इस रिपोर्ट में। सुपर लीग सीजन 8 की बादशाहत के लिए दफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान अब सजेगा मैदान। पहले क्वालिफायर में पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर मौजूद दफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का मुकाबला दूसरे नंबर पर मौजूद मुल्तान सुल्तान से होगा और जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को एक मौका और मिलेगा। दूसरे मैच में तीसरे और चौथे नंबर पर मौजूद पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगी और हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तीसरे मैच में पहले मैच में हारने और दूसरे मैच में जीतने वाली टीमें आमने सामने होंगी और इस मैच की फातिहा टीम फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो सकेगी। फाइनल मैच समेत आखिरी चारों मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। मैचेस की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का फाइनल मैच 19 मार्च को होगा। मोज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान क्वालिफायर मुकाबले से कबल अगर अहम खिलाड़ियों की बात करें तो बैटिंग में लाहौर कलंदर्स के पास फ़खर जमान जैसे जारे मिजाज बल्लेबाज मौजूद हैं। PSL 8 में फ़खर जमान ने 10 मैच खेलकर 378 रन बनाए हैं। उन्होंने 1 सेंचुरी और 2 निस सेंचुरियां स्कोर की। उनकी एवरेज 37.80 है और उनका बेहतरीन स्कोर 115 है। मुल्तान सुल्तान्स के पास कप्तान मोहम्मद रिजवान की सूरत में बेहतरीन ओपनर मौजूद हैं, जो इस वक्त इवेंट के टॉप स्कोरर भी हैं। मोहम्मद रिजवान ने 10 मैच खेलकर 483 रन बनाए, जिसमें 1 सेंचुरी और 4 निस सेंचुरियां शामिल हैं। उनकी एवरेज 60.37 है और बेहतरीन स्कोर 110 रन नॉट आउट है। बॉलिंग की बात करें तो लाहौर कलंदर्स के पास राशिद खान की सूरत में बेहतरीन लेग स्पिनर मौजूद हैं, जिन्होंने इवेंट के 8 मैचेस में 15 विकेटें हासिल कर रखी हैं। 21 रन की बस 4 विकेटें उनकी बेहतरीन बॉलिंग है। मुल्तान सुल्तान्स के फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी इस वक्त टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर हैं। उन्होंने 9 मैचेस में 22 विकेटें हासिल कर रखी हैं। एक मैच में 47 रन के एवज 5 विकेटें उनकी बेहतरीन बॉलिंग है। पाकिस्तान सुपर लीग 8 में अब तक 7 सेंचुरीज बन चुकी हैं, जो कि इवेंट की तारीख में सबसे ज्यादा हैं। दिलचस्प बात यह है कि 7 में से 5 सेंचुरीज लीग के रावलपिंडी में होने वाले मुकाबलों के दौरान बनी। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से कप्तान मोहम्मद रिजवान, रिली रूसो और उस्मान खान ने सेंचुरी स्कोर की। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से मार्टिन गुप्टिल और जैसन राय, पेशावर ज़ल्मी की जानिब से कप्तान बाबर आजम, जबकि लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान सेंचुरीज बनाने में कामयाब रहे। इवेंट में अब तक सबसे ज्यादा 26 छक्के फ़खर जमान ने मारे। पेशावर ज़ल्मी के टॉम कोहलर कैडमोर ने 21, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कॉलिन मनरो ने 20 छक्के लगाए। खेलों में कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं पाकिस्तानी बच्चों ने श्रीलंका में कराटे चैंपियनशिप जीतकर कौमी परचम बुलंद कर दिया। गाल में होने वाली 25वीं इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कौमी अंडर 14 टीम ने न सिर्फ टाइटल जीता बल्कि 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल भी अपने नाम कर लिया। 40 किलोग्राम कैटेगरी में अनाहिता फातिमा, 35 किलोग्राम कैटेगरी में आयाना नोवेल, 20 किलोग्राम कैटेगरी में आयरा आदिल ने तलाई तमगे जीते, जबकि 35 किलोग्राम कैटेगरी में ज़ुहाब गजनफर ने चांदी का तमगा जीता। चैंपियनशिप में जर्मनी, जापान और भारत के कराटे काज भी शरीक थे। बांग्लादेश ने T20 चैंपियन इंग्लैंड को सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया।
मीरपुर ढाका में खेले गए तीसरे T20 मैच में बांग्लादेश ने 16 रन से कामयाबी समेटी। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बनाए। लिटन दास ने 73 और नजमुल हुसैन ने नॉट आउट 47 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 142 रन बना सकी। डेविड मलान के 53 और जॉर्ज बटलर के 40 रन भी इंग्लिश टीम को फतह न दिला सके। बांग्लादेश की तरफ से तस्कीन अहमद ने 2 विकेटें अपने नाम की। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए मुकर्रर किए गए कप्तान शादाब खान का कहना है कि वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। जो जिम्मेदारी सौंपी गई है अपनी काबिलियत के मुताबिक निभाने की कोशिश करेंगे। जब भी पाकिस्तान के लिए आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो एज ए प्लेयर, और अगर उसी कंट्री को आप एज ए कैप्टन लीड करते हो, तो जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और एक अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी सौंपी है और मैं कोशिश करूँगा कि उसको जितनी भी मेरी काबिलियत है उसको उसके हिसाब से परफॉर्म करने की कोशिश करूँ। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया है। सीरीज के लिए अब्दुल रहमान को हेड कोच और उमर गुल को बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच और अब्दुल मजीद फील्डिंग कोच की जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। मैचेस 24, 26 और 27 मार्च को शारजा में होंगे। पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी का तीसरा इजलास चेयरमैन नजम सेठी की जेर सदारत हुआ। लाहौर में होने वाले इजलास में मैनेजमेंट कमेटी को बताया गया कि 19 डिपार्टमेंट्स ने डोमेस्टिक सीजन 2023-24 में शिरकत की तस्दीक कर दी है। इजलास में यूथ क्रिकेट टूर्स की मंजूरी भी दी गई। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम मई में बांग्लादेश का दौरा करेगी। दौरे में एक 4 रोजा, 5 वनडे और 1 T20 शामिल है। पाकिस्तान शाहीन्स की टीम जिम्बाब्वे का दौरा करेगी। इजलास में नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर को एक बार फिर नेशनल क्रिकेट अकेडमी का दर्जा दे दिया गया। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस, और यहाँ एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए PTV न्यूज।